न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की चौड़ी यात्रा नजदीक, देवेंद्र फडणवीस ने की अहम घोषणा। केजरीवाल पर मंत्री श्रीता का हमला। जल्दी सुरक्षा परिषद का सदस्य होगा कोलंबिया, रणनीति की। तो खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की चौड़ी यात्रा नजदीक, देवेंद्र फडणवीस ने की अहम घोषणा। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर अहिल्यानगर के चौड़ी क्षेत्र में भव्य समारोह आयोजित किया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राम शिंदे सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होलकर महारानी के जीवन और योगदान को याद करना तथा उनकी विरासत को सम्मानित करना था। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई अहम बातें साझा की। उन्होंने बताया कि अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने का निर्णय उनकी सरकार के कार्यकाल में लिया गया था। फडणवीस ने कहा है, इस कार्यक्रम के लिए हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया था। जब मैंने पीएम मोदी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वे इस बार पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर के कर्मस्थल पर सभा करने आएंगे, लेकिन अगली बार वे उनके जन्मस्थल पर भी अवश्य आएंगे। यह उनका व्यक्तिगत आश्वासन है। देवेंद्रजी फडणवीस आपल्याशी संवाद साधतील। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की, पुण्यश्लोक अहिल्या माता की, पुण्यश्लोक अहिल्या माता की, पुण्यश्लोक अहिल्या माता की। येळकोट 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 येळकोट। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो आणि ज्यांनी खऱ्या अर्थानं उभ्या भारतामध्ये भारतीय संस्कृतीचं पुनरुज्जीवन केलं, त्या पुण्यश्लोक लोकमाता राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या चरणी नतमस्तक होतो। आज या 300व्या जयंती सोहळ्याच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित असलेले, ज्यांच्या नेतृत्वात अहमदनगरचं अहिल्यानगर करण्याचा निर्णय आपण घेतला, ते महाराष्ट्राचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, ज्यांच्या प्रयत्नातून 681 कोटी रुपयाचा विकास आराखडा चोंडीमध्ये मंजूर झाला, ते आपले सर्वांचे लाडके सभापती प्राध्यापक राम शिंदेजी, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटीलजी, आमचे सहकारी दत्ता मामा भरणेजी, अतुल सावेजी, या ठिकाणी मंचावर उपस्थित आपल्या सर्वांचे लाडके गोपीचंद पडळकरजी, या चोंडीमध्ये स्मारक तयार करण्याकरता ज्यांनी खरे कष्ट घेतले, ते आदरणीय अण्णासाहेब डांगे, शिवाजीरावजी कर्डिले, मोनिकाताई राजळे, सुरेशजी धस, काशीनाथजी दाते, बबनरावजी पाचपुते, बाबासाहेब देशमुख, चित्राताई वाघ, नारायण पाटील, त्याचप्रमाणे प्राध्यापक लक्ष्मण हाके, श्री अमोल खताळ, स्नेहलताताई कोल्हे, भीमरावजी धोंडे, सुजयजी विखे, विठ्ठलरावजी लंगे, रमेश शांता शेणगे, नवनाथजी पडळकर, सुरेशजी भुमरे, किरणजी पाटील, रामरावजी वडकुते, नानाभाऊ कोकरे, भाऊलालजी तांबळे, उषाताई वाजपेयी, वर्षाताई भोसले, उज्ज्वलाताई हाके, स्मिताताई काळे, स्नेहाताई सोनकटे, सुरेंद्र दिलीप भालसिंग, या ठिकाणी मंचावर उपस्थित आपले जिल्हाधिकारी पंकज आशिया, श्री विजय चौधरी, श्री आनंद भंडारी, श्री सोमनाथ घारगे, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या माझ्या सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज खरं म्हणजे राम शिंदे सरांनी आणि आम्ही सगळ्यांनी देशाच्या प्रधानमंत्र्यांना या ठिकाणी निमंत्रित केलं होतं। पण ज्यावेळी मी प्रधानमंत्र्यांना भेटलो
आणि शिंदे सरांचं पत्र दिलं आणि सांगितलं की साहेब 300वी जन्मजयंती आहे, आपण चोंढीला आलं पाहिजे. त्यावेळेस प्रधानमंत्री मला म्हणाले, माझ्यासमोर प्रश्न होता, एकीकडे जन्मस्थळ होतं आणि दुसरीकडे कर्मस्थळ होतं. देवेंद्र, यावेळी मी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींच्या राजधानीत कर्मस्थळावर सभा घेण्याचं ठरवलेलं आहे, पण पुढच्या वेळेस जन्मस्थळावर नक्की मी त्या ठिकाणी येईन, अशा प्रकारचा विश्वास. आणि म्हणून आज आपण बघितलं असेल, मध्य प्रदेश सरकारनेही अतिशय भव्य सोहळा हा त्या ठिकाणी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींच्या 300व्या जयंतीचा ठेवलेला आहे. आणि त्या ठिकाणी आज देशाचे प्रधानमंत्री हे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचा गौरव करण्याकरता उपस्थित होते. आम्ही राष्ट्रपतींकरता देखील प्रयत्न केला, थोडा आम्हाला उशीर झाला होता, त्यामुळे राष्ट्रपती महोदयांकडनं देखील आम्हाला हाच संदेश मिळाला की जे काही वेदर अपडेट्स त्यांच्याकडे आहेत त्यामुळे इतक्या तातडीनं तो प्लॅन करता येणार नाही. आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं, उलट मला तर त्यांचे सचिव असं म्हणाले की आमच्या राष्ट्रपती महोदयांना फार आवडेल, त्यामुळे तुम्ही इतक्या घाईनी तर हा करता येणार नाही, कारण राष्ट्रपतींच्या कार्यक्रमाकरता खूप अनेक गोष्टी कराव्या लागतात, पण एक स्वतंत्रपणे जर तुम्ही आम्हाला कार्यक्रमाला बोलवलं तर निश्चितपणे आम्ही त्या कार्यक्रमाला येऊ. त्यामुळे मला विश्वास आहे की लवकरच या ठिकाणी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचं दर्शन घेण्याकरता देशाचे प्रधानमंत्री पण येतील आणि देशाच्या राष्ट्रपती पण येतील. आपल्याला कल्पना आहे, हे खरं म्हणजे एक प्रेरणा केंद्र आहे, हे ऊर्जा केंद्र आहे. आणि आत्ताच शिंदे साहेबांनी सांगितलं कशा प्रकारे लोकमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी राज्याची बागडोर सांभाळली. खरं म्हणजे आपल्याला कल्पना आहे, या गावामध्येच त्यांचा जन्म झाला आणि त्या ठिकाणी जन्मानंतर इथेच त्या वाढत असताना ज्यावेळेस एकदा मल्हारराव होळकर या ठिकाणी आले आणि त्यांनी बघितलं ही लहानशी कन्या देवभक्त सुसंस्कृत अशा प्रकारची, आणि मल्हाररावांना वाटलं याच मुलीला माझी सून बनवलं पाहिजे. आणि मल्हाररावनी त्या ठिकाणी त्यांचं लग्न लावून दिलं. आपण विचार करा, त्यावेळी त्या काळाच्या परंपरेप्रमाणे 7-8 वर्षाच्या केवळ अहिल्यादेवी होत्या, पण त्यानंतर लग्नानंतर हळूहळू सर्व राजकारभारातलं जे जे काही शिकावं लागतं ते शिकण्याचं काम हे त्यांनी केलं. सुरुवातीला सासूबाईंकडनं सासऱ्यांकडनं त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं प्रत्येक गोष्ट त्यांनी त्या ठिकाणी शिकून घेतली. किती संकट आली बघा. मगाशी सांगितलं की पतीच्या निधनानंतर आदरणीय मल्हारराव होळकरांनी त्यांना सांगितलं की तुला प्रजेची काळजी घ्यावी लागेल, पण संकट किती यावीत, सासरे सासू पती मुलगा मुलगी जावई असे एका पाठोपाठ एक सोडून गेले. पण अहिल्या माता डळमळल्या नाहीत, कारण त्यांना हे माहिती होतं की आता माझा परिवार छोटा राहिलेला नाही, संपूर्ण राज्य हा माझा परिवार आहे, ही जबाबदारी माझ्याकडे आहे. आणि म्हणून त्यांनी ज्या प्रकारचा राज्यकारभार 28 वर्ष चालवला, या देशाच्या इतिहासामध्ये कल्याणकारी राज्य जे झाले, एकीकडे छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत जर दुसरं नाव कुठलं घेता येईल तर ते पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचंच घ्यावं लागेल. आपण विचार करा, तो काळ असा होता की जगातल्या आक्रांत्यांनी भारताला लुटण्याकरता भारतावर आक्रमण केली, आणि जगातल्या या आक्रांत्यांना माहिती होतं भारताची ताकद ही भारताच्या अध्यात्मात आहे, भारताची ताकद ही भारतीयांच्या भाविकतेत आहे, भारताची ताकद इथल्या मंदिरांमध्ये इथल्या घाटांमध्ये या ठिकाणी
त्यांना जी ऊर्जा मिळते त्या सर्व प्रेरणा स्रोतांमध्ये आहे हा भाविक, या ठिकाणचा भारतीय नागरिक. याच्या भावनेला जर आपण ठेस पोचवली तर आपण भारताला गुलाम करू शकू. आणि म्हणून या सगळ्या आक्रंत्यांनी कुठे काशीचं मंदिर तोड, कुठे अयोध्येचं मंदिर तोड, कुठे कृष्णाची जन्मभूमी तोड, एकापेक्षा एक सगळे आमचे ज्योतिर्लिंग भंग करण्याचं काम आणि आमचं तेज तप भंग करण्याचं काम हे त्या ठिकाणी केलं. आणि अशा परिस्थितीमध्ये पुण्यश्लोक अहिल्या मातांनी ठरवलं, मी केवळ माझ्या राजापुरतं राज्यापुरतं विचार करणार नाही, अखिल हिंदुस्थानाची जबाबदारी देखील माझी आहे. देव देश आणि धर्माकरता जे हिंदवी स्वराज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तयार केलं त्यातल्या देव देश आणि धर्माची आता जबाबदारी माझ्यावर देखील आलेली आहे. आणि म्हणून पुण्यश्लोक अहिल्या देवींनी केदारनाथ पासनं वाराणसी पर्यंत आणि सोमेश्वर पासनं रामेश्वरापर्यंत आपली सगळी मंदिरं त्या ठिकाणी बांधून काढली, घाट बांधून काढले. आणि त्या परकीय आक्रमकांना सांगितलं, अरे तुम्ही किती आक्रमण केलं तरी आमचा देव देश आणि धर्म तुम्ही मिटवू शकणार नाही. हा देव देश आणि धर्म आमच्या रक्तामध्ये आहे, तो मिटवण्याची ताकद तुमच्यामध्ये नाही. हे सांगणाऱ्या जर कोणी होत्या तर त्या पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होत्या. बंधू भगिनींनो, औरंगजेबानं त्या ठिकाणी तोडलेलं सोमनाथचं मंदिर, कुठल्याही राजाची हिम्मत झाली नाही की या ठिकाणी जाऊन त्या मंदिराचा मी पुनर्निर्माण करेल. अशा प्रकारची मोगली दहशत औरंगजेबाच्या काळात आणि त्याच्या नंतर देखील होती. पण ही दहशत न जुमानता त्या ठिकाणी जाऊन ती जागा त्या ठिकाणी मिळवून आणि मंदिर बांधलं. पण मंदिर बांधताना थोडं बाजूला बांधलं, कारण त्यांना हे दाखवायचं होतं आपल्या सगळ्या भारतीयांना की अरे आता तरी शिका, आता तरी एकत्रित व्हा, तुमची मानकं या ठिकाणी तोडली जात आहेत. आणि म्हणून त्या ठिकाणी ते जे अवशेष होते ते अवशेष जाणीवपूर्वक त्यांनी कायम ठेवले. कारण पुण्यश्लोक अहिल्या मातांना माहिती होतं की जोपर्यंत आमचा भारतीय, आमचा हिंदू हे अवशेष पाहणार नाही तोपर्यंत तो पेटून उठणार नाही. आणि तो जर पेटून उठणार नाही तर अशीच त्याची मंदिरं तोडली जातील. आणि त्याच भावनेनं त्यांनी ते मंदिर तयार केलं. आणि ही गोष्ट देखील खरी आहे की आज अहिल्या मातांना अपेक्षित अशा प्रकारचा त्या मंदिराचा विकास या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं मोठ्या प्रमाणात झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. ज्या प्रकारे विश्वनाथाचं मंदिर, विश्वनाथाच्या मंदिराचा मोठ्या प्रमाणात विकास झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि त्या विश्वनाथाच्या मंदिराच्या प्रांगणात गेल्यानंतर आज ज्यावेळी आम्ही अहिल्या मातांचा पुतळा त्या ठिकाणी पाहतो, एकीकडे काशी विश्वनाथ आहेत आणि दुसरीकडे अहिल्या माता आहेत, आमचं सगळ्यांचं ऊर भरून येतं की माझ्या महाराष्ट्राची एक कन्या, या कन्येनं आमच्या धर्माला त्या ठिकाणी, आमचा महाराष्ट्र धर्म, आमचा हिंदू धर्म हा जागृत ठेवण्याचं काम आणि तो जिवंत ठेवण्याचं काम त्यांनी केलं. अहिल्या मातांचं वाक्य फार सुंदर होतं. त्या म्हणायच्या राष्ट्रभावना आणि धर्मभावना या दोन्ही जागृत ठेवल्या पाहिजे. आणि त्या असं म्हणायच्या, स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, ध्यान करने से मन शुद्ध होता है और दान करने से धन शुद्ध होता है. आपल्याला आश्चर्य वाटेल, देशभरामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दान पुण्य त्यांनी केलं. घाट बांधले, मंदिरं बांधले, बावड्या बांधल्या, तलाव बांधली, पण यातला एकही पैसा पुण्यश्लोक अहिल्या मातांनी त्यांच्या राज्याच्या तिजोरीतनं खर्च केला नाही. त्यांचे जे स्वतःचे पैसे होते त्या पैशातनं त्यांनी हे सगळं बांधकाम केलं. एकही पैसा त्यांनी राज्यातला घेतला नाही. आपण माहेश्वरला जर जाऊन बघितलं, आपल्या लक्षात येईल पुण्यश्लोक का म्हणतो. जसं छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्या ठिकाणी आपण बघितलं श्रीमंत योगी म्हटलेलं आहे, कारण सगळी श्रीमंती असताना योग्यासारखे राहिलेले छत्रपती आपण बघितले. तशाच पुण्यश्लोक अहिल्या माता
एवढी मोठी श्रीमंती होती, एवढं मोठं राज्य होतं, अतिशय समृद्ध अशा प्रकारचं राज्य होतं. त्या राज्यामध्ये पैशाचा देखील ओघ होता. पण अहिल्या माता कुठे राहत होत्या आपण जर बघितलं, एका छोट्याशा खोलीमध्ये राहत होत्या. एक छोटंसं देवघर होतं, त्यांची काही भांडी कुंडी होती, त्यांची स्वतःची काही वस्त्र होती. आपल्या स्वतः करता त्यांनी कधीही धनाचा वापर केला नाही आणि म्हणून त्या पुण्यश्लोक झाल्या आणि म्हणूनच त्या लोकमाता देखील झाल्या. कारण आपल्या प्रजेला त्यांनी खऱ्या अर्थानं मुलासारखं वागवलं. काशीचा मनकर्णिका घाट असेल, विश्वेश्वर असेल, मथुरेत धर्मशाळा असेल, जगन्नाथ मंदिरात पूजेची जागा असेल, गयेतील विष्णू मंदिर असेल, अयोध्येतील राम मंदिर असेल, जेजुरी, पंढरपूर, नाशिक, आपण म्हणाल तिथे अहिल्या मातांनी निर्माण केलेलं वैभव हे आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. आणि प्रजेची काळजी घेणं काय असतं आपल्याला माहिती आहे. माळव्याच्या घाटामध्ये त्या ठिकाणी लुटारू आणि दरोडेखोर मोठ्या प्रमाणात लोकांना लुटायचे, त्यांचा बंदोबस्त होत नव्हता. या लोकमातेनी, राजमातेनी घोषणा केली, जो या दरोडेखोरांचा बंदोबस्त करेल त्याला माझी मुलगी मी त्या ठिकाणी आपली पत्नी म्हणून देईल, माझ्या मुलीशी त्याचं मी लग्न लावून देईल. आणि मग आपल्याला माहिती आहे की यशवंतराव फणसेंनी त्या ठिकाणी तो नायनाट केला. पण एक लोकमाता कशी असते, राजमाता कशी असते, त्यांनी हा विचार केला नाही. स्वतःच्या मुलीचा हात त्या ठिकाणी समोर ठेवून आणि संपूर्ण माळव्याला दरोडेखोरांपासून मुक्त करण्याचं काम हे लोकमातांनी त्या ठिकाणी केलं. खरं म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की जी राजधानी त्यांनी तयार केली माहेश्वरवर नर्मदेच्या तीरी, ही केवळ साधी राजधानी नव्हती. त्या राजधानीमध्ये जगभरातले, देशभरातले वेगवेगळे विद्वान त्यांनी बोलवले. त्या ठिकाणी विणकर, सोनार, वेगवेगळं काम करणारे बोलवले आणि त्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात तिथल्या लोकांना प्रशिक्षित केलं, महिलांना प्रशिक्षित केलं. त्यांच्या माध्यमातून सुंदर वस्त्र तयार व्हायला लागली. एक वेळ अशी आली, माहेश्वरी वस्त्र उभ्या हिंदुस्थानातल्या कुठल्याही राजाला वस्त्र कुठले घालायचे अशा प्रकारचा विचार जेव्हा यायचा त्यावेळेस माहेश्वर वर्ण वस्त्र मागवली जायची. अशा प्रकारची माहेश्वरी वस्त्र त्यांनी तयार केली आणि त्यामुळे तिथला गोर गरीब समृद्ध झाला. मोठा कलावंत त्या ठिकाणी तयार झाला. एक मोठी अर्थव्यवस्था तयार झाली आणि त्या किती मुत्सद्दी होत्या. त्यांनी आयात निर्याती करता वेगवेगळ्या राज्यांसोबत वकील नेमले आणि त्या वकिलांच्या माध्यमातून हा व्यापार त्या ठिकाणी चालत होता. आणि हे सगळं करत असताना मगाशी शिंदे साहेबांनी उल्लेख केला, राज्य हे सुरक्षित राहिलं पाहिजे. सुरक्षित राज्य राहण्याकरता त्यांनी शस्त्रांची आयात केली नाही. जसं आपण बघितलं की आता नुकताच पाकिस्तान सोबत आपलं युद्ध झालं. आपल्या भारतात बनलेल्या ब्रह्मोसनी पाकिस्तानची तळ उद्ध्वस्त केलेली आपण बघितली. तसंच अहिल्या देवींनी देखील शस्त्रांचा कारखाना आपल्या राज्यात सुरू केला आणि इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या तोफा तयार केल्या की त्यांचं युद्ध कौशल्य आणि युद्ध सज्जता बघितल्यानंतर त्यांच्यावर कोणी हल्ला करण्याचाच विचार करणार नाही अशा प्रकारची युद्ध सज्जता त्या ठिकाणी त्यांनी तयार केली. आणि एवढंच नाही तर ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळी आपण बघितलं, आपल्या 2 लष्करातल्या भगिनी या आपल्याला त्या ठिकाणी ब्रीफिंग करायच्या. आपलं हूर त्या ठिकाणी अभिमानानं भरून टाकायचं. पण त्या काळामध्ये आपण विचार करा तो कसा काळ होता. त्या काळामध्ये अहिल्या देवींनी घोषणा केली, माझ्याकडे पूर्ण एक तुकडी ही केवळ महिला सैनिकांची असेल आणि महिला सैनिकांना प्रशिक्षण देऊन महिलांची तुकडी तयार करणाऱ्या अहिल्या देवी या पहिल्या राणी होत्या की ज्यांनी अशा प्रकारची तुकडी तयार करून दाखवली. आणि एवढंच नाही तर जी न्याय व्यवस्था त्यांनी उभी केली, कुठलंही राज्य चांगलं केव्हा म्हणता येईल ज्या राज्यामध्ये समता असते, समानता असते, न्यायासमोर सगळे सारखे असतात, न्यायासमोर कोणी मोठा नाही, लहान नाही. छत्रपतींनी ही शिकवण दिली होती. अहिल्या मातांनी जी न्याय व्यवस्था उभी केली
आजचे जसे आपले कोर्ट आहेत तशा प्रकारचे निष्पक्ष कोर्ट हे अहिल्या मातांनी उभे केले. अहिल्या मातांच्या कोर्टामध्ये कोणाची जात पंथ धर्म पैसा पाहून त्या ठिकाणी न्याय होत नव्हता, तर कोणाच्या बाजूने न्याय आहे, कोण अन्यायग्रस्त आहे हे पाहून त्या ठिकाणी न्याय होत होता. आपण अनेकांचे ग्रंथ जर वाचले तर अनेक विशेषज्ञांनी लिहिलेलं आहे अहिल्यादेवींनी तयार केलेली न्याय पद्धती, अहिल्यादेवींनी तयार केलेली कर पद्धती, अहिल्यादेवींनी तयार केलेली कृषी पद्धती ही सगळीच आदर्श होती. अशा प्रकारच्या आदर्श आमच्या अहिल्या माता होत्या. आणि सगळ्यात महत्वाचं, त्यांच्याकडे एकदा 3-4 गरीब लोक गेले. त्यांनी सांगितलं, माता आमच्या मुलींची लग्न आम्हाला करता येत नाही. त्यांनी विचारलं का करता येत नाही? म्हणाले आमच्याकडे पैसे नाही, लग्नालाही पैसे नाही, आणि नवऱ्याकडचे लोक एवढा हुंडा मागतात, हुंडा द्यायचा कसा? त्याच दिवशी अहिल्या मातांनी फरमान काढलं, हुंडा देणं आणि हुंडा घेणं दोन्ही गुन्हा समजला जाईल. आणि हुंडा बंदी त्या ठिकाणी अहिल्या मातांनी केली आणि सगळ्या मुलींची लग्न लावून दिली. अहिल्या मातांच्या 28 वर्षाच्या राज्यामध्ये कोणाची हिम्मत हुंडा मागायची नव्हती आणि हुंडा देण्याचीही नव्हती. अशा प्रकारे महिलांना ताकद देणाऱ्या, महिलांचं त्या ठिकाणी जीवन समृद्ध करणाऱ्या अहिल्या माता होत्या. अहिल्या मातांच्या दरबारात गेलं, 2 गोष्टी लिहून ठेवल्या होत्या. एक गोष्ट होती, दरबाराचा वेळ महत्वाचा आहे हे जाणून इथे येणाऱ्यांनी निष्कारण वेळ घेऊ नये. आणि दुसरं लिहिलं होतं, माणसाचे चारित्र्य असे असावे की वाहून जाईल ते गंगाजल आणि राहील ते तीर्थ. अशा प्रकारचं माणसाचं चारित्र्य असलं पाहिजे हे त्या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं. आणि म्हणूनच आपण 300 वर्षानंतर त्यांची आठवण काढतोय. ही केवळ औपचारिकता नाहीये. 300 वर्षानंतरही त्यांनी केलेला राजकारभार, त्यांनी दिलेला विचार, त्यांनी केलेली कामं ही खऱ्या अर्थानं इतकी प्रेरणादायी आहेत, ती कालजयी आहेत, ती आजही सुसंगत आहेत. आणि आजच्याही राज्यकर्त्यांनी जर कोणाकडनं राज्य कसं करायचं शिकायचं असेल तर एकीकडे छत्रपती शिवराय आहेत आणि दुसरीकडे लोकमाता राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी आहेत. आणि म्हणून त्यांची आठवण काढण्याकरता या 300व्या जन्मजयंतीच्या निमित्ताने आपण एकत्रित आलो. मला अतिशय आनंद आहे, आपण या जिल्ह्याचं नाव तर अहिल्या नगर केलंच, आता चौंडीमध्ये या ठिकाणी एक मोठा आराखडा आपण तयार केलेला आहे. त्याच्या माध्यमातून इथला विकास आपण करणार आहोत. आणि त्याच वेळी संपूर्ण देशात त्यांनी मोठ्या प्रमाणात काम केलं, पण महाराष्ट्रातही अनेक घाट बांधले, अनेक विहिरी बांधल्या. आपण जर अहिल्या देवींच्या काळातल्या विहिरी बघितल्या, त्याला पायऱ्या आहेत. ती अशी बावडी आहे की ज्याचं पाणी आटत नाही. आणि अनेक तर देशामध्ये अशा ठिकाणी आहेत की आसपास दुष्काळ आहे पण त्या विहिरीला पाणी आहे. अशा प्रकारच्या पुण्यश्लोक अहिल्या मातेनी तयार केलेल्या विहिरी असतील, तलाव असतील, घाट असतील, याचं संवर्धन करण्याचा निर्णय आपण घेतला. आणि चांदवड असेल, त्र्यंबकेश्वर असेल, मल्हार गौतमेश्वर असेल, इथले जे तलाव आहेत त्याचं संवर्धन करण्याचा निर्णय आपण घेतला. आणि अहिल्या मातांच्या माध्यमातनं या ठिकाणी आदिशक्ती अभियान हे आपण सुरू केलेलं आहे की ज्याच्या माध्यमातनं निश्चितपणे आपण या ठिकाणी आमच्या महिलांना सक्षम करू. आणि हे करत असताना कधी कधी इतिहास फार क्रूर असतो. छत्रपती संभाजी महाराजांचा इतिहास हा जनसामान्यांपर्यंत पोहोचण्याकरता दुर्दैवाने चित्रपटाची निर्मिती झाली. आणि छावा चित्रपटानंतर आजच्या पिढीला तो दैदिप्यमान इतिहास काला आधी माहिती होता, पण तो जनसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यात कुठेतरी आपण अपयशी झालो होतो. आणि म्हणून आमच्या लक्षात आलं की सिनेमा एक असं माध्यम आहे की ज्यातनं इतिहास पोचू शकतो. आणि म्हणून आपल्या मंत्रिमंडळाने निर्णय केलेला आहे, अहिल्या मातांच्या जीवनावर बहुभाषिक कमर्शियल चित्रपट आपण तयार करणार आहोत, जो सगळ्या भाषांमध्ये त्या ठिकाणी आपण तयार करणार आहोत. जेणेकरून केवळ महाराष्ट्रात, मध्य भारतात नाही तर संपूर्ण भारतामध्ये अगदी दक्षिणेपासून उत्तरेकडे, पश्चिमेपासून पूर्वेकडे सगळीकडे
अहिल्या मातांचं हे चरित्र, त्यांचं काम, त्यांचं कर्तृत्व आणि या देशावरचे आणि समाजावरचे त्यांचे उपकार हे शेवटच्या माणसापर्यंत पोचले पाहिजे, हा आपला निश्चितपणे या ठिकाणी प्रयत्न आहे. मी आज या निमित्ताने आपल्याला सांगतो की अहिल्या मातांकडनं आपण प्रेरणा घेऊन या ठिकाणी काम करतो आणि अहिल्या मातांनी सगळ्यात मोठं काम जर काही केलं असेल तर त्यांच्या राज्यातले जे वंचित होते, दलित होते, त्यांच्या राज्यातले जे आदिवासी होते, कातकरी होते, या सगळ्यांकरता योजना सुरू केली आणि त्यांना शिक्षण मिळालं पाहिजे, त्यांना त्या ठिकाणी रोजगार मिळाला पाहिजे, अशा प्रकारचा प्रयत्न केला. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच आश्वस्त करतो की ज्या प्रकारे वंचितांकरता अहिल्या मातांनी राज्य चालवलं, आम्ही देखील हे युतीचं सरकार अशाच प्रकारे वंचितांकरता या ठिकाणी चालवू आणि त्याकरता आम्ही आमच्या जीवनाचा एक एक क्षण घालवू, ही प्रतिज्ञा आज अहिल्या मातेंच्या वतीनं समोर आम्ही सगळे या ठिकाणी करतो. आणि आपण या कार्यक्रमाकरता या ठिकाणी आम्हाला निमंत्रित केलं, पुन्हा एकदा अहिल्या मातांच्या चरणी दर्शन घेण्याची संधी दिली, त्याबद्दल आपले आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. येळकोट येळकोट, येळकोट येळकोट. बढ़ते अगली खबर की ओर, केजरीवाल पर मंत्री सिरसा का हमला। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार करते हुए अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल खुद यहां से भाग गए और उनकी पार्टी के लोग हमारे पास आए हैं और कहा आपकी सरकार ने दिल्ली के लिए काम किया है, हमारी सरकार में तो काम होता ही नहीं था, हम लोग तो लड़ते ही रहते थे। इसके साथ ही तंज कसते हुए मंत्री सिरसा ने कहा है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो नजर बट्टू भी चाहिए होता है। जब शादी ब्याह में कोई दुल्हन तैयार होता है तो उसे नजर से बचाने के लिए काला टीका भी लगाते हैं, इसी तरह हमारे काला टीका है। उन्होंने कहा है कि अच्छे काम होने पर अगर नजर लगेगी तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए हमने आम आदमी के रूप में हमने काला टीका साथ में रखा है। वही महिला सम्मान योजना को लेकर उन्होंने कहा है कि हमारी समिति इस पर काम कर रही है, यह केजरीवाल के 1000 रुपए नहीं है जो कभी किसी को नहीं मिला। इतना काम किया है 100 दिनों में, लेकिन लगातार विपक्ष अभी उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया कि बीजेपी की सरकार फेल हो गई है। तो वो हमें फेल ही तो करेंगे। अभी केजरीवाल खुद भगौड़ा चलेगा यहाँ से, वो बेचारे लवार्स घूम रहे हैं। अब हमें अगर कह दें, हमें अकेले आके पता क्या कहते हैं, यार एक बात तो है, काम तो आपने किया है, हमारी सरकार में तो काम होता ही नहीं था, हम तो लड़ते ही रहते थे। तो मैंने कभी तुम लड़े ही लड़ने के लिए थे, लेकिन अब सामने क्या करें, अगर वो हमें कहेंगे इन्होंने अच्छे काम किए हैं तो केजरीवाल उनको पार्टी से नहीं निकाल देगा, वो तो हमारा रिपोर्ट कार्ड फाड़ के फेंकेंगे। करना भी चाहिए उनको। और दूसरी बात है, जब अच्छे को काम करते हैं तो नजर बट्टू भी चाहिए होते हैं। जब हम शादी में ब्याह में कोई अच्छी दुल्हन तैयार होती है तो उसको काला टिक्का भी लगाते हैं, ये हमारा वो काला टिक्का है। अच्छे काम, इतने बड़े काम होने पे अगर नजरें लगेंगी तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए हमने काला टिक्का साथ में रखा हुआ है, विपक्ष जो आम आदमी पार्टी है। सर बस आखिरी सवाल, एक योजना जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, महिला समृद्धि योजना, कब से हम देखेंगे कि उस पर भी हमारी कमेटी जो बनी काम कर रही है। पैसा तो हमारे पास पड़ा ही है, उन्हीं का ही पैसा, और वो उनके लिए बन रहा है कि किस तरह से पोर्टल पे जाएगा, वो सारा हम काम कर रहे हैं। लेकिन हम इतना बता देते हैं, ये केजरीवाल को 1000 नहीं है, 1000 रुपया नहीं है जो 4 साल से पंजाब में नहीं मिला और यहाँ पे लोकसभा की इलेक्शन में निकल गई थी, दिल्ली में झूठ बोलता रहा, ये वो नहीं है। उन बहनों का पैसा उनको जल्दी मिलने जा रहा है। किया गया इन 100 दिनों में, आगे की भी तैयारी है? जी बिल्कुल, ये 100 दिन ऐतिहासिक 100 दिन है। देश के प्रधानमंत्री ने जो दिल्ली को बदलने का संकल्प लिया, विकसित दिल्ली करने का, उसके ऊपर रेखा गुप्ता जी रात दिन काम कर रही हैं। मैं मानता हूं कि पिछले 10 सालों में इतनी तेजी से काम शुरू नहीं हुआ जो इन 100 दिनों में हुआ है। इन 100 दिनों में दिल्ली बदलती दिखी है, दिल्ली में काम होता दिखा है, काम करने वाली सरकार आई है। बहानेबाजी, लड़ाई झगड़े और एक दूसरे को बुरा बोलने से बाहर निकलकर सरकार सिर्फ अपना एक फोकस करे, हम काम कर रहे हैं। आज अब देखिए, आप किसी फील्ड की बात करिए, आप कहिए जल बोर्ड में, तो जल बोर्ड में 70 नए शुरू कराकर सुपर सक्कर हर गटर की लाइन साफ की जा रही है, पानी की नई लाइनें डाली जा रही हैं, शुद्ध घरों तक लोगों के पानी पहुंचाया जा रहा है, जो पिछले 10 साल से नहीं पहुंचा। केजरीवाल कहते तो ओक के साथ पानी, ना ओक आई ना पानी आया। अगर आप बात करिए पीडब्ल्यूडी का, कितनी तेजी से नई सड़कें बननी शुरू होगी। आप देखिए, छतरपुर में एक दिन गया तो उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो कभी सड़क बनी नहीं थी, जैसे ही सरकार आई है इतनी बड़ी बड़ी आरएमसी की सड़कें बननी शुरू हो गई हैं, हम तो मान ही नहीं सकते थे कि कभी हमें भी सड़क मिलेगी। इसी तरह बरसात होती थी तो पानी भर जाता था, कई कई घंटे तक लोग परेशान होते रहते थे, पूरा पूरा दिन तक। आधे घंटा भी पानी हमने नहीं रुकने दिया। ये केवल और केवल हम पिछले 100 दिन में करने में कामयाब हुए हैं।
आगे देखिए अभी क्या अंतर दिखाई देगा। इसी तरह अगर हम हेल्थ की बात करें तो 70 साल तक के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज शुरू हो गया, गरीब जरूरतमंद लोगों का मुफ्त इलाज शुरू हो गया, वो भी 10 लाख रुपए तक का। इसी तरह जो पेंशन स्कीम थी उसके लिए 5100 करोड़ रुपया मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। इसी तरह अगर मैं बात करूं स्कूल एजुकेशन की, स्कूल एजुकेशन में स्मार्ट क्लासेस बननी शुरू हो गई, क्लासरूम्स के अंदर अपग्रेड करने का काम शुरू हो गया। इसी तरह उनके लिए एक कानून भी ले आए कि वो फीस के नाम पे एक्सप्लॉइट करते थे, जबरन फीस वसूली करते थे, उसका कानून बनाकर हमने इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करने का काम किया। मैं इन्वायरमेंट की बात करूं, 1000 नए वाटर स्प्रिंकलर्स दिल्ली के अंदर धूल मिट्टी को खत्म करने का काम करेंगे। एनडीएमसी एरिया को सबको हम मिस्ट के ऊपर ले आए हैं। दिल्ली के एनडीएमसी एरिया के अंदर अगले 1.5 महीने के अंदर सारा ब्राउन एरिया हम खत्म कर देंगे। दिल्ली के हर कोने में जाके देखिए कितनी मास लेवल पे सफाई का काम चल रहा है। दिल्ली के अंदर किस तरह से कूड़े के पहाड़ जो कभी कोई मानता नहीं था कि खत्म किए जा सकते हैं, हम उन पे काम करके देखिए अब कूड़ों के पहाड़ों की हाइट हमने कम कर दिया। और हमने कहा था कि डायनासोर की तरह इनको भी ये भी लुप्त हो जाएंगे, और हम कहते हैं आज भी कि अगले 2-2.5 साल में दिल्ली में कोई कूड़े का पहाड़ नहीं रह जाएगा। ये रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों से वादा है। इसलिए दिल्ली में ईवी बसों की आप बात कीजिए, अब देखिए हमने रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर कितना बड़ा ये काम किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। 400 बसें देवी के नाम से लेके आए हैं, आगे 200 बसें हमारी और 4-5 तरीक को तैयार खड़ी हैं। लगातार अब हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लेके आ रहे हैं ताकि दिल्ली पोल्यूशन रहित हो। दिल्ली के अंदर जितनी 500 गज से ऊपर की बिल्डिंगें हैं हम उनको अपने पोर्टल पे मॉनिटर करना शुरू करा रहे हैं ताकि वहां पे डस्ट मिटिगेशन हो। इसी तरह दिल्ली की जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसके लिए मैंडेटरी कर दिया। स्मोक गन्स हजारों की तादाद में दिल्ली में लगने जा रही हैं। तो ये 100 दिन में असंभव काम थे जो हमने करके दिखाए हैं। मैं जब खुद भी पीछे जाकर देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार ये परमात्मा ने कोई ऐसी शक्ति और दिल्ली के लोगों का ऐसा प्यार और उत्साह था जो हम करने में कामयाब हुए। सर आज सुबह प्रोग्राम के दौरान अनुपम खेर पहले खांसते थे, हाँ पॉल्यूशन था, अब नहीं खांसते ऐसे करते थे, है नहीं है, करते े सबको बीमार कर दिया था। वही अब आप पूछिए केजरीवाल जी की खांसी खत्म हो गई है? आपको पता हो कहते थे मेरी बीवी ने मुझे मछली खिलाई, पता नहीं क्या क्या अंदर का। उनकी धर्मपत्नी भी अब धन्यवाद करती हैं हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि केजरीवाल जी की भी खांसी खत्म करती है। इतना काम किया। बढ़ती अगली खबर की ओर। जल्दी सुरक्षा परिषद का सदस्य होगा कोलंबिया तरनजीत सिंह संधू। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत और बीजेपी नेता तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि आज सुबह हमने कार्यवाहक विदेश मंत्री और हमारे नेता के साथ विस्तृत बातचीत की और पूरी टीम ने उन्हें समय सीमा के बारे में बताते हुए विशेष बिंदु बताए जो शायद कुछ हद तक उनसे छूट गए हो। इसका अंतिम परिणाम यह हुआ है कि वे अन्य बयानों में से एक को वापस ले रहे हैं जो सामने आए थे और जिसमें आतंकवाद और इस मुद्दे पर काफी स्पष्ट रूप से वादा किया गया था और कहा गया था अन्य कारणों के अलावा कोलंबिया का महत्व यह है भी कि यह जल्द ही सुरक्षा परिषद का सदस्य होगा। So Colombia was a very interesting interaction here because there is a division between the administration, the parliament and the political parties here, and in that I think mixed messages had come out, and to that extent I think this parliamentary delegation's visit was very, very useful, productive and substantial. So we did meet with the largest political party, that is the Liberal Party, the president of that, who's a former president and a fairly popular person here. We had a good exchange and I think he did give on public comments on terrorism and the link up to India. In fact, he has himself visited India about 5 times. Then we had good interactions last evening with a group of professionals at one of the residences here. Again, we got a good feedback on what exactly is going on here, which prepared us well for today's substantial meetings. So this morning we had an interaction with, a detailed interaction with the acting foreign minister in the foreign ministry, and our leader and the entire team made specific points to them, explaining to them the timeline, which perhaps to an extent they might have missed out. So the end result of that was that they redid their position and are withdrawing one of the other statements which had come out, and have promised and stated actually quite clearly on terrorism and the issue. The importance of Colombia, apart from other reasons, is also that it's going to be a member of the Security Council in the coming time.
Then after that, we had a very substantial interaction with the Parliament of Colombia. And here in the Parliament, the President was there, the Foreign Relations Committee chair was there were senators and congressmen, and they definitely expressed very clear support for India. And finally, we had a good interaction with an important think tank here, which had assembled, apart from professionals from different areas, including trade, business, financial side, as well as 2 former diplomats. So there we again had a good, robust discussion with them, going over not only terrorism and the recent incidents, but also the potential of Colombia playing an important role as a regional hub for Indian business to expand in South America. So all in all, it was a good, substantial visit. बढ़ती अगली खबर की ओर। हिंदी हमारी लाडली बहन सरनाईक के बयान पर मचा सियासी बवाल। भारत के सबसे ज्यादा प्रांतों में जाने वाली हिंदी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा बनने के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। मुंबई, महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में हिंदी विरोधी सुर अक्सर सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने हिंदी को लेकर शनिवार को कहा है कि हिंदी अब मुंबई की आम बोलचाल की भाषा बन गई है और हिंदी हमारी प्यारी बहन है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के इस बयान की हिंदी भाषी लोग सराहना कर रहे हैं, लेकिन हिंदी विरोधियों को सरनाईक का बयान हजम नहीं हो रहा। सरनाईक के बयान से राज्य में हिंदी बनाम मराठी ऐसा नया विवाद छिड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पूर्व विधायक राजू पाटिल ने कहा कि मराठी माँ है लेकिन हिंदी मौसी नहीं, पूतना मौसी है। तो वहीं मनसे नेता यशवंत किल्लेदार ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपने मंत्रियों पर लगाम लगानी चाहिए। वोटों की मजबूरी में मराठी और मुंबई में गंदी राजनीति हमें मंजूर नहीं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के रूप में हम महाराष्ट्र और मराठी लोगों के लिए लड़ेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। पहलगाम हमले के आतंकवादी कब पकड़े जाएंगे, बोली कांग्रेस नेता और पार्टी के प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने शनिवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर पहलगाम हमले को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि हम सरकार से पूछे जा रहे हैं कड़े सवालों के कड़े जवाब चाहते हैं। किसके दबाव में संघर्ष विराम किया गया है? क्या पहलगाम में अपने पतियों को खोने वाली महिलाओं को न्याय मिला है? खेड़ा ने सवाल किया है कि आखिर पहलगाम हमले के आतंकवादी कब पकड़े जाएंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल किया कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम की क्या शर्तें थी। उन्होंने कहा है ठोस बातें करिए ना, ये नारे और भाषण तो 11 सालों से चले आ रहे। हम पूछे जा रहे हैं कड़े सवालों के कड़े जवाब चाहते हैं। किसके दबाव में संघर्ष विराम किया गया है? क्या पहलगाम में अपने पतियों को खोने वाली महिलाओं को न्याय मिला है? इससे क्या सबक मिले? इस दौरान कांग्रेस नेता ने सीडीएस अनिल चौहान के कॉम्बैट सिचुएशन में विमान को नुकसान होने की पुष्टि पर भी जवाब दिया। तो सर पीएम ने भोपाल में कहा है कि आतंक का पन उठेगा तो कुचल दिया जाएगा, बोली का जवाब बोले से दिया जाएगा। इस पर कांग्रेस क्या कहेगी? इसमें कांग्रेस क्या कहेगी? हम तो कांग्रेस को बार बार सवाल पूछ रही है साहब, क्या पहलगाम के 4-5 आतंकी पकड़े गए? पुलवामा में आरडीएक्स कौन लाया? क्या आपने सीजफायर में हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम इन सबको वापस लाने की शर्त रखी या नहीं रखी? किन शर्तों पे सीजफायर हुआ? ठोस बात करिए ना। ये नारे और ये भाषण ये सब तो 11 साल हो गए, सबने सुन लिया और सबको आपकी पोल समझ में आ गई, आपकी असलियत सबको समझ में आ गई। अब आप ठोस सवालों का ठोस जवाब दीजिए। किन शर्तों पर सीजफायर हुआ? किसके दबाव में सीजफायर किया गया? क्या पहलगाम की विधवाओं के सिंदूर के साथ न्याय हुआ या नहीं? पवन सर, मेरा सवाल यह है कि पहले राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा था, फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसका जिक्र किया एक मीडिया इंटरव्यू में। अब तो खुद सीडीएस ने भी स्वीकार कर लिया है कि फाइटर जेट गिरा है। क्या इससे पहले प्रेस वार्ता हुई, हमारे बड़े वरिष्ठ साथी ने की, उत्तम रेड्डी जी ने। मुझे लगता है आपने उन सबसे सवाल पूछे होंगे, उन्होंने जवाब भी दिए होंगे। लेकिन जो भी है, बात यह है कि क्या पाठ सीखे गए, जो कि सीडीएस साहब ने भी कहा खुद की, उससे क्या सीखना है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस पे अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है चर्चा होती रहेगी। लेकिन अब कम से कम सवाल पूछने वाले को शायद अब राष्ट्र विरोधी नहीं कह पाएगी बीजेपी। बढ़ते अगली खबर की ओर।
राहुल गांधी को पुणे कोर्ट से झटका। सावरकर परिवार से जुड़े मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पुणे की अदालत से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें राहुल गांधी ने शिकायतकर्ता सत्याकी सावरकर की मातृ पक्ष की वंशावली की जानकारी मांगी थी। अदालत ने साफ कहा है कि यह मामला भाषण से जुड़ा है, न कि पारिवारिक पृष्ठभूमि से। इसके साथ ही अदालत ने राहुल गांधी की जमानत रद्द करने की मांगों को भी ठुकरा दिया है, यह कहते हुए कि वे सुनवाई में देरी नहीं कर रहे और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। यह पूरा मामला मार्च 2023 में लंदन में राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक भाषण पर आधारित है, जिसमें उन्होंने सावरकर पर गंभीर टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता ने इस बयान को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया था। अब इस मामले की सुनवाई पुणे में चल रही है और राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशे से स्थायी छूट मिल चुकी है, जो कोर्ट के अनुसार पूरी तरह वैध है। इससे जुड़ी याचिकाएं लगातार चर्चाओं में हैं, जिससे यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर ने सीज फायर पर उठाए सवाल, कहा 2 दिन और जारी रखते हैं ऑपरेशन। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर सहमति जताने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि अगर इस्लामाबाद पीछे हट रहा था तो सरकार ने इसे क्यों स्वीकार किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का हवाला देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि विदेश मंत्री ने खुद इसकी पुष्टि की है कि पाकिस्तान के अनुरोध पर ही सीज फायर शुरू हो गया था। किशोर ने निशाना साधते हुए कहा कि अब सिंदूर का डिबिया बांटने से कुछ नहीं होगा। केंद्र से सवाल करते हुए प्रशांत किशोर ने पाकिस्तान की ओर से अनुरोध किए जाने को लेकर कहा है, इससे पता चलता है कि भारत जंग में मजबूत स्थिति में था और पाकिस्तान लड़ाई रोकना चाहता था। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत इतनी जल्दी सीज फायर पर सहमत होने की जगह पाकिस्तान के खिलाफ 2 दिन और ऑपरेशन जारी रख सकता था। देखिए, सीज फायर का जो मुद्दा है, हम लोग के जो देश के विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं उनका मैंने एक बयान पढ़ा कि सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर उनकी पहल पर किया गया। तो मैं ये सोच रहा हूं कि भाई अगर पाकिस्तान सीज फायर चाहता था, इसका मतलब है कि सेना वाले ठीक कर रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान को हरा रहे थे, तभी तो पाकिस्तान डर के मारे सीज फायर करना चाह रहा था। तो अगर पाकिस्तान सीज फायर चाह रहा था तो तुम काहे माने भाई 2 दिन और चलने देते, सेना वाले मार के ठीक कर देते उनको। और अगर पाकिस्तान वाले सीज फायर नहीं चाह रहे थे तो जो आप दावा कर रहे हैं वो गलत है। तो देश के विदेश मंत्री ने कहा है कि भाई सीज फायर हम लोगों ने नहीं किया, पाकिस्तान के पहल पर किया गया। हालांकि ट्रंप महोदय अलग डफली बजा रहे हैं कि हमने किया, हमको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, हमने शांति खाया, हमने धमकाया। लेकिन एक बार को हम ट्रंप की बात क्यों माने? हम तो भैया अपने विदेश मंत्री की बात मानेंगे। हमारे विदेश मंत्री ने, देश के विदेश मंत्री ने कहा कि सीज फायर पाकिस्तान की पहल पर किया गया। तो पाकिस्तान ने पहल क्यों की? उनको पिटाई पड़ रही होगी, हारने का डर होगा, तभी किया होगा। तो भाई यही तो सेना के लोग कह रहे हैं, देश के लोग भी कह रहे हैं कि जब लड़ाई थाम दी थी, आप सायरन बजवा के सबको प्रैक्टिस करवा दिए थे, पाकिस्तान बैकफुट पर था, सीज फायर करने के लिए आपको हाथ जोड़ रहा था, तो आप काहे सीज फायर किए और 4 दिन चलने देते? तो फिर क्या अब सीज फायर कर लिए तो फिर आके जनता को काहे बेवकूफ बना रहे हैं? आपके सामने है कि जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। उसके बाद अब सिंदूर का डिबिया बांटने से तो कुछ होगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात में भाजपा को झटका देने के चक्कर में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भाजपा के गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में जोर लगा रहे हैं। दिल्ली में चुनावी हार के बाद एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री एक्टिव हो गए। गुजरात के विसावदर विधानसभा उपचुनाव और लुधियाना विधानसभा के उपचुनाव में आप उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल ने शनिवार को विसावदर विधानसभा के वोटरों से उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को विजयी बनाने का आग्रह किया ताकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को विधायकों की खरीद फरोख्त करने के लिए करारा जवाब मिल सके। दिसंबर 2023 में आपके विधायक भूपेंद्र भयानी के इस्तीफा देने के और बाद में भाजपा में शामिल होने के बाद विसावदर सीट रिक्त हो गई थी। जूनागढ़ जिले के विसावदर और मेहसाणा जिले के कड़ी में उपचुनाव 19 जून को होंगे, जबकि मतगणना 23 जून को होगी। केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा यहाँ नहीं जीत सकी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे विधायक तोड़े और वह भाजपा में शामिल हो गए। बढ़ती अगली खबर की ओर।
आपत्तिजनक पोस्ट पर फंसी इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा कोलकाता पुलिस ने पकड़ा, बोली क्या यही है लोग। भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद से तनावपूर्ण माहौल के बीच सोशल मीडिया पर भी फाड़ छिड़ गई थी। तमाम लोग सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्ट कर रहे थे, जिसे लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मामला हरियाणा की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली का है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुस्लिम धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में हिरासत में ले लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुणे की लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली ने मुस्लिम धर्म को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। पोस्ट वायरल होने के बाद उसके खिलाफ कोलकाता में केस दर्ज किया गया था। हालांकि शर्मिष्ठा ने इस पोस्ट के लिए सार्वजनिक माफी भी मांगी थी, लेकिन उसे आज पुलिस ने गुरुग्राम में हिरासत में ले लिया है और कोलकाता लेकर आ गई। वह शर्मिष्ठा काफी गुस्से में नजर आई। वह चीखते हुए डेमोक्रेसी की दुहाई दे रही थी। वह कह रही थी कि क्या यही लोकतंत्र होता है? भारत में लोकतंत्र की बात कही जाती है। मैं पूछती हूँ ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ कुछ भी कहने की आजादी नहीं। अपने बोलने को डेमोक्रेसी ऑर्डर डेमोक्रेसी नहीं है, बोलने का सोचने नहीं है, ऑर्डर डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी बता रहे इसको डेमोक्रेसी समझ नहीं आया। बढ़ते अगली खबर क्यों? सीडीएस ने लड़ाकू विमान गिरने का किया खुलासा तो भड़की खबर। सिंगापुर में भारत पाक संघर्ष पर सीडीएस अनिल चौहान के बयान के बाद एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट कर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सीडीएस अनिल चौहान के एक बयान का हवाला देते हुए कहा है कि क्या सरकार कारगिल युद्ध के तत्काल बाद बनी एक समीक्षा समिति की तर्ज पर कोई कदम उठाएगी? मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीडीएस के इंटरव्यू के बाद महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं जिन्हें पूछा जाना आवश्यक है। इन सवालों का जवाब तभी मिल सकता है जब सरकार संसद का विशेष सत्र तत्काल प्रभाव से बुलाए। उन्होंने कहा है कि युद्ध का संकट टल गया है। मोदी सरकार देश को गुमराह करना बंद करे, भारत पाक संघर्ष से जुड़े अहम सवालों का जवाब दे। इसके साथ ही उन्होंने हम अपनी सेना के शौर्य को सलाम करते हैं। उन्होंने बहुत बहादुरी से पाकिस्तान को जवाब दिया, लेकिन समय की मांग है कि कारगिल समीक्षा समिति के तर्ज पर एक कमेटी का गठन किया जाए। कमेटी से सुरक्षा तैयारियों की जांच कराई जाए। कांग्रेस पार्टी इसकी मांग करती है। अब वक्त हो चलो दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।